जय हिंद साथियों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए 1 से 37 तक तो हमारे हिंदी क्वेश्चंस होते हैं और 38 से हमारे जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? वो किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? जो भारतीय महिला क्रिकेटर टीम है, ठीक है, इसने 19वें एशियाई खेल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों श्रीलंका को हराकर जीता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है श्रीलंका। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया साथियों? ये तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अच्छा ये तो पता है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया था। वो भी गाजियाबाद में कहाँ किया गया था? देखिए गाजियाबाद की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है। ठीक है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो हितैषी पेमेंट सर्विस ने किया है। किसने? हितैषी पेमेंट सर्विस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए हिताची पेमेंट सर्विस ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम एनपीसीआई के नाम से जानते हैं। तो बहुत बार तो एग्जाम सीधे क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन बन जाता है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ठीक है, तो एनपीसीआई के साथ मिलकर भारत का जो पहला यूपीआई एटीएम है उसको लॉन्च किया है। किसने? हिताची पेमेंट सर्विस ने। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो भुजंग आसन किसको दर्शाएगा? भुजंग को दर्शाएगा। ठीक है, किसको दर्शाता है साथियों? भुजंग को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए योग में भुजंग आसन भुजंग या सर्प, ठीक है, मतलब कौन सा कोबरा की मुद्रा को दर्शाता है? अच्छा इस आसन में क्या होता है ना कि इस आसन को सर्पासन या कोबरा आसन या सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। राइट, अगर हम बात करें कि आसन कैसे किया कैसे जाता है, तो यह जो आसन है साथियों ने ज़मीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है। ठीक है, ज़मीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, योग करने वाले का जो सिर है ना वो सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है किस संगठन द्वारा एक पहल रीस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? तो साथियों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना जो है 1991 में, यानी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट, चलिए अगर मान लीजिए 1991 तो स्थापना हो गई थी, लेकिन हुई कहाँ पे थी? स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, 1972, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा पुस्तक ए सेंचुरी, ठीक है, इज़ नॉट इनफ, पुस्तक है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, किसने लिखी है? किसने साथियों लिखी? सौरभ गांगुली ने लिखी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बात देख लेते हैं कि ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो सौरभ गांगुली की पुस्तक है। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छा बात करें हम वियना की, तो वियना शहर हमने बताई थी आपको डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कौन? वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? वियना है। अच्छा अगर हम बात करें कि वोल्गा नदी की, तो वोल्गा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, तो स्टाली ग्रैंड है। कौन सा? स्टाली ग्रैंड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइन नदी किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो कोलोन है। ठीक है, रॉटरडैम है। ठीक है, रॉटरडैम और बेसल है। कौन सा? कोलोन, रॉटरडैम और बेसल है। ठीक है,
अच्छा, वोल्गा नदी के किनारे साथियों और भी हैं, देखिए एक है स्टार्लिंगग्रैंड है, फिर इसके बाद सराटफ है, फिर गोरकी तथा स्टॉकेन है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कहाँ है साथियों? हम्पी हमारा कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक, अगर हम बात करें हम्पी की, देखिए हम्पी जो है ना यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में वर्ष 1986 में कब हुआ था? शामिल हुआ था। कब? 1986 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राज्य से है। जो गोटा है ना, उसका संबंध किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध कढ़ाई की जो कला है गोटा, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध साथियों राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान। तो गोटा का संबंध कहाँ से? राजस्थान से ना। तो प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा जो है, इसका संबंध जयपुर यानी राजस्थान से है। फिर आगे बात करें शेखावटी में, ठीक है, खंडेला इसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कुछ कढ़ाई कला और राज्य की। ठीक है, कौन सी कढ़ाई कला किस राज्य में के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, उसका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, फुलकारी कढ़ाई कला की, तो फुलकारी कढ़ाई कला जो है साथियों ये कहाँ की? पंजाब राज्य की है। ठीक है, और धरनिया कढ़ाई कला गुजरात की है। फिर आगे बात करें करचोबी, ये बहुत बार पूछा जाता है, करचोबी कढ़ाई कला राजस्थान की है। और ठीक है, और कसूती कढ़ाई जो कढ़ाई कला है ये कहाँ की है? कर्नाटक की। तो हमने क्या बताया? फुलकारी पंजाब की, धरनिया गुजरात की, करचोबी राजस्थान की, और कसूती कर्नाटक की क्या है? कढ़ाई कला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? ठीक है, कौन थी वो? तो लक्ष्मी सिंह थी। कौन? लक्ष्मी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आईपीएस लक्ष्मी सिंह की, तो देखिए आईपीएस लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है। इनकी नियुक्ति जो है उत्तर प्रदेश के जो जीपी नगर अर्थात गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में की गई थी। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब ये यूपी जीके का क्वेश्चन है, बताइए। सोरो मेला कासगंज में लगता है? बिल्कुल लगता है। ठीक है, ये तो सही है, और आपसे नहीं है यानी गलत पूछा, 3 सही 1 गलत होंगे इसमें। अच्छा, बटेश्वर मेला, आगे देखिए शाकुंभरी देवी मेला, या फिर शुक्रताल का मेला। अब बताइए शुक्रताल मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर में। शाकुंभरी देवी मेला ये दिया है आपको पूर्वांचल में। ठीक है, तो कौन सा होगा साथियों? यही हमारा गलत, क्योंकि शाकुंभरी देवी मेला जो है ना वो सहारनपुर में लगता है, और सहारनपुर आपका पूर्वांचल में नहीं पड़ता है। पूर्वांचल में तो आपके 28 जनपद आते हैं। ठीक है, और सहारनपुर आपका उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद है। ठीक है, तो सीधी सी बात है पूर्वांचल में आएगा नहीं, और आपको यहाँ पे पूर्वांचल दिया है, तो यही हमारा ऑप्शन इस हिसाब से जवाब इसका हो जाए, क्योंकि आपसे गलत यही पूछा था। और बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, ये पश्चिमांचल मतलब ये आगरा में लगता है आपका। ठीक है, तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? पश्चिमांचल यानी आगरा में लगता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। लेकिन शाकुंभरी देवी जो मेला है ये पूर्वांचल में नहीं लगता, ये कहाँ लगता है? सहारनपुर में। ये भी कहाँ है? पश्चिमांचल में, मतलब ये उत्तरी जिला है ना, वहाँ पर लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है दादरी चुनार, ठीक है, दादरी चुनार चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, जो कि बहुत बार क्वेश्चन भी बना है। तो बताइए क्या इसमें इसका आंसर होगा? तो सीमेंट उद्योग के कारखाने। कैसे कारखाने हैं? सीमेंट उद्योग के। ठीक है, तो दादरी चुनार चुर्क तथा डाला, ठीक है, सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित क्या करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, वो भी किस नाम से? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो साथियों राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन दास मुक्त विश्वविद्यालय है, जो इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज हो गया ना, इलाहाबाद का नाम बदल के, तो जो प्रयागराज में स्थित है। अच्छा इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, 1999 में की गई थी। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा लखनऊ जिले की सीमा, ठीक है, लखनऊ जो जिला है जो हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, कह रहा लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, यानी 3 से करेगी, 1 है उससे नहीं करेगी। बताइए कौन सी? बलिया, उन्नाव, हरदोई या बाराबंकी। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि जो बलिया है साथियों ये हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो बलिया से ही नहीं लगेगी, बाकी उन्नाव से भी लगती है,
बाराबंकी से भी लगती है और हरदोई से लगती है, लेकिन बलिया से नहीं लगती, और आपसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम बात करें लखनऊ जिले की, तो लखनऊ जिले की जो सीमा है ना, पूर्व में बाराबंकी जिले से, ठीक है, पूर्व में जो है बाराबंकी जिले से, पश्चिम में उन्नाव जिले से, दक्षिण में रायबरेली जिले से तथा उत्तर में सीतापुर हरदोई जिले की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, एक बार इसको डायग्राम बना के बताते हैं। ये आपका लखनऊ है, ठीक है, यहाँ लखनऊ मिड पॉइंट में, ये आपका लखनऊ हो गया। ठीक, ये लखनऊ। तो हमने क्या बताया आपको, जो इधर क्या आपका है, पूर्व है, ठीक है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि जो उत्तर प्रदेश है ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे लगती है, वो बाराबंकी से लगती है। तो इधर क्या आपका हो गया, इधर आपका बाराबंकी हो गया। ठीक है, पूरा में बाराबंकी से इसकी सीमा लगती है, और पश्चिम में साथियों किससे लगती है, तो पश्चिम में आपकी उन्नाव से लगती है। ठीक है, पश्चिम में उन्नाव जनपद से लगती है, किसकी सीमा, लखनऊ की सीमा। ठीक है, अच्छा हम बात करें, ठीक है, पश्चिम में उन्नाव होगा, और दक्षिण में साथियों, तो दक्षिण में आपका रायबरेली है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे लगती है, यहाँ पे रायबरेली से लगती है। ठीक, रायबरेली हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि उत्तर में, ठीक, उत्तर में साथियों सीतापुर व हरदोई से लगती है। तो उत्तर में किससे लगेगी, उत्तर में लगती है सीतापुर व हरदोई। ठीक है, इन दो जिलों से लगती है, हमने आपको बता ही दिया सब। ठीक है, और बलिया जो है, बलिया से नहीं लगेगी, क्योंकि बलिया आपका यूपी का सबसे पूर्वी जनपद है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, पूरब में किससे लगती है, बाराबंकी से लगती है। ठीक है, पूरब में आपकी बाराबंकी से लगती है, उसके बाद दक्षिण में रायबरेली से लगती है, पश्चिम में उन्नाव से लगती है, और उत्तर में सीतापुर और हरदोई से लगती है, किसकी, लखनऊ की सीमा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है, बताइए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, तो किससे करती है साथी, वो बिजनौर जनपद से करती है। ठीक है, किससे, बिजनौर जनपद से। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, और गंगा नदी का निकास जो है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला यानी बलिया से होता है। अब बलिया से जो है क्या, गंगा नदी निकल कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करें आगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। ठीक है, एक होता है एनपीएस, ठीक है, एक होता है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस के माध्यम से, ठीक है, किया जाता है, क्या वो न्यूनतम राशि बताना, कम से कम राशि कितनी है, तो कम से कम कितनी राशि साथी, वो है आपकी 2 लाख रुपये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी आरटीजीएस सब क्या करते हैं ना, कि कम से कम आप 2 लाख रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे, कह रहा माल और सेवा कर, ठीक है, यानी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो माल और सेवा कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, बताइए किस राज्य ने किया था, तो किया था साथियों असम राज्य ने। किसने, असम राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 58 पे, कह रहा भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, बताइए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। मतलब ये पूछना चाहता है कि पाकिस्तान से साथियों कौन सा राज्य सीमा बनाता है। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर तो बनाता ही बनाता है, ठीक है, और लद्दाख बनाता है, उसके बाद पंजाब बनाता है, राजस्थान और गुजरात बनाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, 5 राज्य हुए हमारे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अच्छा यूटी पूछ दे आपसे, देखिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, ये तो यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो 2 यूटी जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करती हैं, और 3 राज्य मतलब कौन कौन से, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, 3 राज्य जो हैं अपनी सीमा को साझा करते हैं, किससे, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अच्छा ऑल ओवर अगर पूछ दे तो 5 हो जाएंगे, जिसमें 2 यूटी हैं और 3 स्टेट हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 59, कह निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुड़ी, डोडा बेटा, गुरु शिखर या अमरकंटक। ठीक है, बताइए कौन सी है, तो अन्नाई मुड़ी है। कौन सी, अन्नाई मुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नाई मुड़ी की हमने बताई थी आपको, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा अगर पूछे डोडा बेटा, तो डोडा बेटा जो है साथी ना, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, किसकी, नीलगिरी पर्वत की। ठीक है, और अमरकंटक जो है ये मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मैकाल श्रेणी की, और गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, कह रहा वर्ष 2022 ईस्वी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था, कौन सा रहा था वो, तो वो चीन रहा था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें शीर्ष 5 देश कौन कौन से थे, तो पहले पे तो चीन था। ठीक है, पहले पे चीन था, दूसरे पे आपका भारत था, तीसरे पे जापान था, चौथे पे यूएसए था और पांचवें पे रूस था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है, बताइए किससे होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अच्छा, कैसे होती है साथियों, देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ आपका क्या है, अरब सागर है, यहाँ आपका हिंद महासागर है और यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी है, जैसा कि हमने आपको एनसीईआरटी में बताया था। ठीक है, तो हमारी जो हवाएं हैं, ठीक है, जो मानसून इधर से ऐसे चलेगा। अब चूंकि हमारा भारत कैसे है, इस टाइप में है। ठीक है, तो यहाँ से जो मानसून है लड़के दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, एक भाग चला जाएगा बे ऑफ बंगाल की तरफ और एक साइड इधर चला जाता है। ठीक है, और ये फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए, ठीक है, आपका फिर से ये भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वही बात आपसे पूछा था यहाँ पे कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ना, मुख्यतः किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कुड़ार का सूर्य मंदिर बनवाया था, बताइए किसने। अशोक ने, राजेंद्र चोल ने, या कृष्णदेव राय ने, या नरसिम्हदेव वर्मन ने। ये स्टिक क्वेश्चन है, तो किसने बनवाया था साथियों, तो बनवाया था नरसिम्हदेव वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया, नरसिंहदेव वर्मन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें नरसिंहदेव वर्मन की, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। अच्छा, बात करें ये, ठीक है, अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम जो है उसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लैक पगोड़ा के नाम से। ठीक है। अच्छा, जो हमारे नरसिम्हदेव थे, ठीक है, नरसिंहदेव वर्मन ये किस वंश के थे, तो ये किसके थे, गंग वंश के शासक थे। ठीक है, किसके? गंग वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है, बताइए। मालकाग्निमित्रम कालिदास की है, मुद्रा राक्षसम विशाखा दत्त की है, ठीक है, या सेंदरानंद अश्वमेघ की है, या कर्पूरी मंजरी किसकी, हर्षवर्धन की है। ठीक है, और पूछा क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है। अच्छा, अगर हम बात करें मालका अग्निमित्रम की, तो ये कालिदास की है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। फिर आगे हम बात करें सेंद्रानंद, ये भी ठीक है, अशोक घोष की है, लेकिन कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन की थोड़ी ना है। ये कर्पूर मंजरी किसकी है, हर्षवर्धन की नहीं है। ये किसकी है साथियों, ये राजशेखर की है। किसकी? राजशेखर की ना, तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की। ठीक है, और आपसे गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT, ठीक है, MBT का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, बताइए। मार्को पोलो आया था, या फिर उसके बाद इब्न बतूता आया था, अल मसूदी आया था, या अब्दुल रज्जाक आया था, कौन आया था? तो आया था इब्न बतूता आया था। ठीक है, कौन? इब्न बतूता, जिसको दिल्ली का काजी बनाया था। ठीक है, तो इब्न बतूता आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को देश से संबंधित है। ठीक है, इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। पूछता है कब आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई और बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इब्न बतूता जो है, इसकी पुस्तक का नाम है साथियों किताब उल रहला। क्या नाम है? किताब उल रहला। अच्छा, इसमें है क्या, इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटनाएं हैं ना, उनका इसने वर्णन किया है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि जो मोरक्को का निवासी था, ठीक है, मोरक्को यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था, उसका नाम क्या था? इब्न बतूता था। ठीक है, इसको दिल्ली का काजी घोषित किया था इसने, और इसने जो किताब लिखी थी, मतलब किसने? इब्न बतूता ने, किताब उल रहला, इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितनी घटना है उसका वर्णन किया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा वर्ष 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किस संस्था या संगठन की स्थापना हुई थी, तो प्रार्थना समाज की हुई थी। किसकी हुई थी? प्रार्थना समाज की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम बात करें प्रार्थना समाज की, ठीक है, तो इसके संस्थापक थे साथियों आत्मारंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक, अच्छा राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, और अगर पूछ दिया आपसे वर्ष कौन था, तो 1867 वर्ष था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है, उसमें पूछा कि दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कौन नेता जो है भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी जी लिए थे। ठीक है, ये दूसरे वाले में लिए थे। बाकी तीनों में कौन लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67। कह निम्नलिखित में से किसमें भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है, मतलब निम्नलिखित में से किसमें भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है, बताइए। DPSP में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्य में, या मूल अधिकार में,
किस में होता है साथियों? उद्देशिका में होता है, ठीक है, उद्देशिका, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम बात करें, देखिए उद्देशिका जो है भारत के संविधान के निर्माताओं की मन स्थिति समझने हेतु एक कुंजी है, क्या है? एक कुंजी है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड अथवा स्व अभिशासन, ठीक है, अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा करता है? तो आर्टिकल 20 का 3 करता है, ठीक है, आर्टिकल 20 इसका 3। दोहरा क्या इसमें बोला? दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड संरक्षण। दोहरे दंड का मतलब यह है कि एक दंड मतलब कोई अपराधी है, अगर उसने कोई कृत्य किया है तो एक कृत्य के लिए उसको एक बार सजा दी जाएगी, यानी कि एक कृत्य के लिए उसको 2 बार सजा दे दिया जाए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताएगी, ठीक है। इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के में वर्णित जो आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 है, इसके अंतर्गत जो है, ठीक है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है, 2 बार उसको दंड नहीं दिया जाता किसी एक सजा के लिए। अच्छा भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल अगर बात करें 20(3) की, ठीक है, यानी 20 सब क्लॉज 3 की बात करें, इसके अनुसार क्या है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी, ठीक है, अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया करेगा, ठीक है। फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 69 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने? वो कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पूछा है तो कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए आर्टिकल 211, आर्टिकल 213, आर्टिकल 212, आर्टिकल 214 कौन सा करता है? तो आर्टिकल 213, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में वर्णित जो आर्टिकल 213 है, ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु यानी वायरस जनित रोग है? बता दीजिए कौन सा है? तो चिकन पॉक्स है, ठीक है, चिकन पॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। वहीं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बात करें एवं काली खांसी, ठीक है, फेफड़ों की बैक्टीरियल या जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है। अच्छा मलेरिया रोग का कारक पूछे आपसे, जो मलेरिया रोग है इसका कारक साथियों प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है तथा इस रोग की वाहक जो होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर होती हैं, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है कैपिलरी फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार किसने किया था? कैपिलरी फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो एलाई वाटरमैन, ठीक है, एलाई वाटरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। साथियों थोड़ा जल्दी में है, ठीक है, इसे जल्दी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो कह रहा आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट की कौन सी नरम धातु, ठीक है, हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? कौन सी होती है? तो सोडियम हो जाती है, ठीक है, कौन सी? सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट है। कह रहा कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो बताइए वो कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, यानी HCl, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सेल के बारे में बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत अम्लीय होता है। इसका अगर pH मान आपसे पूछ दे, ठीक है, HCl का, तो pH मान होता है कितना? 1.5 से कितना होता है? 2.0 तक होता है, ठीक है, 1.5 से लेकर 2.0 तक इसका pH मान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें HCl की तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पार्श्विक या ठीक है, ऑक्सीनिक कोशिकाओं द्वारा मतलब क्या होता है? स्रावित होता है, ठीक है। और बोरिक अम्ल का जो उपयोग है वो आंखों की सफाई में किया जाता है, ठीक है। बोरिक अम्ल की बात करें, ठीक है, देखिए दिया है ना यहाँ पे बोरिक अम्ल। तो बोरिक अम्ल जो है साथी इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग जो होता है ना आँख की सफाई में किया जाता है, ठीक है। और हमने ऑप्शन कौन सा बताया आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।